आपको दीवार फिल्म याद है जब मेरे पास मां है कहकर शशि कपूर अमिताभ को चुप करा देते हैं। इसी तरह जब भी वित्तीय घाटे या पैसे की कमी को लेकर सरकार कहीं फंसती है तो वो मेरे पास कैश रिच कंपनियां हैं कहकर सबको चुप करा देती है। सरकारी खजाने का बोझ हल्का करने के लिए सरकार की नजर हमेशा पीएसयू कंपनीज के कैश पर रहती है। सरकार चाहती है कि सरप्लस कैश से शेयर बायबैक किए जाएं। आए दिन वो सरकारी कंपनियों से डिविडेंड मांगती रहती है ताकि उसकी जेब भरी रहे, यानी पीएसयूज का कैश सरकार की ऐश। अच्छा, इस शो का प्रीमाइस सेट कर देता हूं आपके लिए। पहले कुछ ग्राफिक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। ध्यान रखें, इस साल FY19 के लिए जो सरकार ने टारगेट करा था विनिवेश का लक्ष्य, वो था 80,000 करोड़ रुपए का। और लास्ट अपडेट ये कहता है कि सरकार ने अब तक करीब 36,000 या 34,000 करोड़ रुपए ही मोबिलाइज करे हैं, यानी कि जो लक्ष्य है अभी बहुत दूर है। कहते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है। अब ऐसे में ध्यान रखें, ये इलेक्शन ईयर है, फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटे में वो स्लिपेजेस का डर वैसे ही बना हुआ है। ऊपर से डिसइन्वेस्टमेंट का जो इनिशियल टारगेट सेट करता है उससे हम कहीं दूर इस समय खड़े हुए हैं। तो सरकार के पास विकल्प क्या है, आसान विकल्प क्या है? एक तो जो सरकार का जो भारत 22 था, एक ETF, उसमें और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स लाए जा सकते हैं, उसके थ्रू पैसा और मोबिलाइज करने की कोशिश होगी। दूसरा और ज्यादा आसान रास्ता, और जो सरकार ऑफ लेट बड़ी तगड़ी तरह से कर भी रही है, कि अपनी तमाम सरकारी यूनिट्स को, जिसे हम पीएसयू कंपनीज कहते हैं, उन्हें और पुश करना कि वो बायबैक्स अनाउंस करें, स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करें, ताकि सरकार की झोली में वो पीएसयू बैलेंस शीट से कैश मूव करता हुआ नजर आए। इस कड़ी में आपने एनएमडीसी, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, बीएचईएल, नाल्को, नेवली लिग्नाइट, कोचीन शिपयार्ड, तमाम वो कंपनीज थी जिन्होंने हाल में बायबैक्स अनाउंस करे। इनफैक्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ने तो दिसंबर के महीने में एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करा। ये सब उसी कड़ी का हिस्सा है। तो ऐसे में जब आप सरकार के पास फाइनेंशियल ईयर में समय कम है, assumption ये है कि ऐसे ही और कैश रिच कंपनीज को सरकार मिल्क करने की कोशिश करेगी। मिसाल के तौर पे कोल इंडिया के पास तगड़ा कैश है, राइट्स के पास है, मॉइल के पास है, NBCC के पास है, इंजीनियर्स इंडिया के पास है। तो क्या ये अच्छा विकल्प है अब इस समय जब मार्केट में अस्थिरता, वोलेटिलिटी का समय है, कि ऐसे स्पेशल डिविडेंड्स और ऐसे जब बायबैक्स अनाउंस होंगे तो उसका हम एज एन इन्वेस्टर फायदा उठाएं? और अगर है तो ऐसी कौन सी कंपनीज जिन पे कॉल लिया जाए, इसी पर आज करने वाला हूं फोकस। और देश के दो जाने माने एक्सपर्ट, जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह और साथ साथ एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी मेरे साथ जुड़ते हुए। गौरांग, ये सरकारी कंपनीज जब बात होती है थोड़ा डर लगता है, क्योंकि कभी कभी बिना बात के सरकार का इंटरवेंशन आता है, सारा हिसाब किताब कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है। पर ये कंपनियां, ये भी है फैक्ट कि अगर आप स्मार्टली स्विंग ट्रेड के लिए खेलते हैं तो अच्छा पैसा ये सरकारी कंपनीज बना के देती हैं। आप लोग के रडार पे रहती हैं क्या? आप लोग एज अ ब्रोकिंग हाउस एक्टिवली इन पे रिसर्च करते रहते हो आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो उसी फिराक में हम रहते हैं कि थोड़ा बहुत डिविडेंड पे आउट ऊपर की तरफ मिलता है तो ये एक सहूलियत करता है। और बुनियादी तौर पर जब हम आकलन करते हैं तो एक दारोमदार ये भी बनता है कि कंपनी की कितनी क्षमता है डिविडेंड देने के लिए। और अक्सर ये बात जताई जाती है शेयर बाजार में कि अगर आप सरकारी कंपनियों में खरीदारी करती हैं तो सरकार को, क्योंकि इन सब सरकारी कंपनियों को मोटा डिविडेंड देना होता है, अगर आप शेयर धारक है तो सरकार के शेयर धारक होने से आप भी शेयर धारक होने से जितना सरकार को मिलता है और जितना शेयर आपके पास है उतनी मात्रा में आपको मिलेगा डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली। तो एक तक बिल्कुल बनता है। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है आशीष के सभी सरकारी कंपनियां इस तरीके से मोटे मोटे डिविडेंड दे। आपको जरूरत है कि आपको बहुत ही चुनिंदा होने की जरूरत है सरकारी कंपनियों में, जहां तक मोटे डिविडेंड का पे आउट का सवाल है। और दूसरी तरफ विनिवेश की तलवार भी लटकी रहती है। और अक्सर हमने देखा है पिछले इतिहास में आशीष कि जब भी सरकारी कंपनियों का विनिवेश होता है तो मार्केट से डिस्काउंट में होता है और उसके बाद उस कंपनी के भाव को उभरना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा तो इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट की जरूरत है सर। तो अब आगे अगले आधे घंटे में इन सरकारी कंपनीज पे ही बातचीत करने वाला हूं, जहां पे एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि इस क्वार्टर में अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, चाहे वो बायबैक को लेकर या स्पेशल डिविडेंड को लेकर। कैश रिच है ये पीएसयूज, और हाल फिलहाल जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट आए थे उन पर भी मैं ब्रेक के उस पार
फिर आगे बातचीत करूंगा। अच्छा, जब मिल्क करने की बात, अच्छा मयूरेश, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, पिछले अपीयरेंस से इस अपीयरेंस में काफी बदले बदले से आप लग रहे हैं, क्या हुआ सर? शेव वेव करना बंद? सर मार्केट का हाल आशीष जी। अच्छा, क्योंकि हम लोग मयूरेश बात कर रहे हैं, मिल्क करने की कोशिश करी जाती है तो सब शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, सरकार मिल्क करेगी, एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर मुझे भी फायदा होना है। तो अब ये समय क्या सही समय है कि जब इनके प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, पैसा ये डोल आउट करते हुए नजर आएंगे, तो आप लोग भी अब एक्टिवली कंसिडर कर रहे हो क्या ब्रोकिंग में Q3 Q4 के लिहाज से इन सरकारी कंपनीज के लिए? तो पहले तो आफ्टरनून आशीष जी, और जैसे गौरंग ने कहा, आई थिंक बिल्कुल सहमत हूं मैं। आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बहुत लाजमी होता है सरकारी कंपनियों के लिए। आई थिंक दो काउंट्स पे, एक आई थिंक जिसका बिजनेस मॉडल काफी रोबस्ट हो, और हालांकि आई थिंक आपने जितने भी आई थिंक दिक्कतें इनके सामने जो उभर के आती है इन टर्म्स ऑफ इधर डाइवेस्टमेंट हो रहा है, जैसे गौरंग भी बता रहे थे, इन टर्म्स ऑफ एलिवेटेड डिविडेंड पे आउट्स, जो आई थिंक सभी शेयर धारकों को आई थिंक फायदा करता है। और तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज टू इवेंट्स प्रॉब्ली डिप्लीटिंग देयर कैश रिजर्व्स। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें ये तीन चीजें और उनके बिजनेस मॉडल, अगर बिजनेस मॉडल रोबस्ट है और अगर अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस इवेंट, जो एक शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पे आई थिंक इंपैक्ट ला सकती है, कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ कंपनी स्टैंड आउट डेफिनेटली होती है। तो नॉट ऑल सरकारी कंपनीज कैन बी पेंटेड विद द सेम ब्रश। मुझे लगता है आई थिंक देयर आर अ फ्यू कंपनीज which can still do well. तो yes, I think ये overhangs definitely रहते हैं, but I think कुछ कंपनी I think definitely ऊपर के आती है, both from an earnings perspective as well as a dividend yield perspective. तो थोड़ा सा समझ के, लेकिन हाँ अट्रैक्टिव बेट हो सकते हैं यहां से कई सारी सरकारी कंपनीज। तो कौन से? सबसे पहले गौरांग सर आपके साथ शुरुआत, और वो एक कंपनी जो सबके रडार पर रहती है वो है कोल इंडिया। सरकार का 72-73% के आसपास का उस दिग्गज में हिस्सेदारी है, तो चाहेगी मिल्क करें। और FY18 के एंड में मैं देख रहा था 31,500 करोड़ रुपए का कैश इस कंपनी की बुक्स में था। तो बड़ा अब एक्सपेक्टेशन माउंट हो रहा है कोल इंडिया को लेकर। तो खैर आए ना आए, कोल इंडिया पे आपका कॉल क्या है? और आप लोग भी मानते हो क्या कि अब ये इतना कैश लेके बैठे तो शायद सरकार के पास अच्छे मौके होंगे इससे पैसा निकलवाने के? तो आशीष, एक तरफ बिल्कुल सरकार कोशिश तो बिल्कुल करती है कि जितना हो ज्यादा से ज्यादा जो कैश बैलेंस शीट पर हो डिविडेंड के रूप में इनके पास चला जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप थोड़ी बहुत ग्राउंड लेवल अप्रोच की बात करते हैं तो कोल इंडिया जैसी कंपनी जो कि माइनिंग से रिलेटेड है, इनको कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है ऑपरेशंस के लिए वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कैश साफ हो जाता है, थोड़ा बहुत कैश अपने कारोबार को, विस्तार योजना को लेकर के, निवेश को लेकर के भी रखते हैं। और कोल इंडिया दुनिया भर में सबसे बड़ी कंपनी है जहां तक कुदरती भंडार कोयले के इनके पास है उसका सवाल है। आउटपुट को लेकर के पिछले कुछ तिमाहियों में ऊपर के तरफ के हम आंकड़े देख रहे हैं। जो कोयले की धुलाई होती है जिसे हम वॉशरीज कहते हैं, वहां पर भी इजाफे हुए हैं। और ऑफ कोर्स टिप्पणियां कोल मंत्रालय से ये भी आई थी कि आने वाले समय में भारत संपूर्ण तरीके से निर्भर तो हो ही जाएगा, लेकिन एक गुंजाइश ये भी उभर करके आती है कि शायद एक्सपोर्ट भी हो। उस सूरत हाल में हमने लंबी अवधि के नजरिए से इसका लक्ष्य बना करके रखा है 350-365 के आसपास का। और लंबी अवधि का तात्पर्य होता है कम से कम 3 से 3.5 साल। 3 से 3.5 साल आप ये कह रहे हो? बिल्कुल 3 से 3.5 साल। ठीक बात। तो लंबी अवधि के लिहाज से कोल इंडिया में फिर निवेश करने की बात हो रही है। लंबी अवधि यानी कि 3 साल के टाइम फ्रेम के लिहाज से अट्रैक्टिव बेट हो सकता है। धंधा तो खैर अच्छा है ही है, पर ये स्टॉक लगातार प्रेशर में था। 315-320 के हाई से करेक्ट होकर 230 के जोन पे इस समय कामकाज, लेकिन इवेंचुअली इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव। और क्योंकि सबसे तगड़ा कैश इस समय सरकारी कंपनीज में से कोल इंडिया के पास है, तो उस लिहाज से एक अपसाइड ट्रिगर इमीडिएट टर्म में शायद वो भी बनता हुआ नजर आए। अच्छा गौरांग सर, एक और इंपॉर्टेंट कंपनी जिसकी बातचीत करनी थी वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL। पीला पेपर पढ़ूं सफेद पेपर पढ़ूं, बीच में बड़ी खबरों में रही है सर ये कंपनी। अब ये कैश तो अच्छा खासा था, FY18 के एंड में मैं देख रहा था 6,500 करोड़ रुपए के आसपास का कैश। तो जब IPO आया था हाल में, तब भी इस कंपनी के मैनेजमेंट ने इस बात को हाईलाइट करा था। तो अब यहां पे खबरें जो हेडलाइन बनी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ा कर्मचारियों की सैलरी भुगतान करने के लिए। खैर हेडलाइन में तो इसीलिए भी है कि वो बड़े तगड़े ऑर्डर्स सपोजिटली प्रॉमिस करे गए हैं, जो आने या नहीं आने पता चलेगा। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसने भी डिसअपॉइंट करा। IPO के समय से लगातार प्रेशर बनता ही चला गया। अब HAL पे कॉल क्या होगा? और ये जो
एक्स्ट्रा पैसा निकाला कर्मचारियों की सैलरी पे करने के लिए, इससे कितना घबराने वाली बात है? तो पहले तो बिना वजह इस कंपनी को घसीटा गया वाद विवाद में, राफाल में भी इसको घसीटा गया, इसके नाम आए और बहुत सारे बयान भी आए, और बहुत ही बुद्धिमान जीव विपक्ष के नेता है जो कि अपने आप को आला अफसर समझते हैं जब तहां तक लड़ाकू विमानों का सवाल है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति हुई। लेकिन डिफेंस से कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी, सरकारी कंपनी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में बहुत ही सक्सेसफुली तेजस का इंक्लूजन किया गया है, और आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय वायुसेना को बैकएंड के रूप में अपग्रेड्स की जरूरत है, ये कंपनी काफी सक्षम है। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि आईपीओ के समय हमने 3.5-4 साल या फिर और अधिक लंबी अवधि का नजरिया है, तो आईपीओ में निवेश की कवायद की थी। निवेश आईपीओ लिस्ट होने के बाद बहुत ही नीचे के तरफ के दायरे देखे, लेकिन अभी हम मानते हैं कि लंबी अवधि के नजरिए से काफी सक्षम कंपनी है, और ये जो कैश निकला है भुगतान करने के लिए कर्मचारियों की तनख्वाह को, ये छोटी मध्यम अवधि की नकारात्मक परिस्थिति है। लंबी अवधि के नजरिए से 985 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो एचएएल ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, जबरदस्ती घसीटी जा रही है कंपनी, इसीलिए आपने वो परिस्थितियां, दिक्कत वाली खबरें आती हुई समझ में आई आपको। 1184 1185 के हाईज थे, वहां से करेक्ट हुआ ऑलमोस्ट साल के लोज के आसपास, 740 साल के लोज, 770 780 के जोन्स में देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। लेकिन इन लेवल से खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। लेकिन अब तक जो दोनों सरकारी कंपनीज की बात करी, कोल इंडिया भी पसंद आती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी पसंद आती है, लेकिन ये दोनों लंबी अवधि, 1 साल नहीं, मोटा मोटी आप मान के चलिए 3 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से अट्रैक्टिव बेट हो सकते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग कंपनी, जैसे एचएएल लिस्ट हुआ तो उसके बाद एक आपको याद होगा बीच में बड़ी रेलवे से जुड़ी कंपनियों की लिस्टिंग हो रही थी, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले सामने आया था, वो है राइट्स का। अरे क्या गजब का लिस्टिंग हुई, तगड़ा रिस्पॉन्स, उसके बाद से स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया, तगड़ी अपसाइड्स देखने को मिले। सरकार का राइट्स में 87-88% के आसपास का हिस्सा है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट जब आई थी तो FY18 के एंड में 3600 करोड़ रुपए का कैश इस कंपनी के पास भी था। तो मयूरेश, ये जो इतनी उछल कूद कर चुकी है कंपनी, अब इसमें कॉल क्या होगा? आप लोग क्या एक्टिवली ट्रैक करते हो राइट्स को? अगर हाँ तो कॉल क्या बन रहा है? बिल्कुल करते हैं आशीष जी, और आई थिंक लंबी अवधि के नजरिए से आई थिंक कॉल काफी पॉजिटिव बनता है। आई थिंक 2 मुख्य कारण, एक इनकी जो अगर ऑर्डर बुक देखें 6284 करोड़ की है, जिसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर इज क्लोज टू 1284 करोड़, तो एक्सपोर्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है राइट्स के ऑर्डर बुक में। इसके 2 बिजनेस सेगमेंट्स अगर आप देखें तो कंसल्टेंसी इज ऑलमोस्ट 67% ऑफ ओवरऑल EBIT, और टर्नकी प्रोजेक्ट्स बाकी के 23% टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करते हैं। जहां तक EBITDA मार्जिन का सवाल रहा है, आई थिंक EBITDA मार्जिन हैव बीन ऑन एन अपस्विंग, और जैसे आई थिंक इनका एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, मुझे लगता है आई थिंक EBITDA मार्जिन्स शुड गेट मेंटेन्ड अबाउट दैट 27-28% बैंड, टू से द लीस्ट। जहां तक टॉप लाइन ग्रोथ का सवाल रहा है, आई थिंक जो 1450 करोड़ का टर्नओवर FY18 में रिकॉर्ड किया था, वहां पे हमें लगता है आई थिंक एक 18 से 20% की ग्रोथ आनी चाहिए, विच शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन देयर EPS एस्टिमेट्स अगले 2 वर्षों के लिए। कैश रिच बैलेंस शीट है, जैसे आपने राइटफुली कहा, एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग एट अ वेरी स्टेडी क्लिप, मार्जिन्स में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आएगी, तो जो नेचुरल ऑपरेटिंग लेवरेज हम देखते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, आई थिंक ये आना लाजमी है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है बिकॉज ऑफ कैश ऑन बुक्स, आई थिंक डिविडेंड पे आउट्स काफी तगड़े रहते हैं, विच मेक्स इट अ वेरी वेरी कॉम्पेलिंग केस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक जो टारगेट हमने मेंशन किया है वो 18 महीने के हिसाब से है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू बाय ऑन डिप्स इन अ स्टैगर्ड मैनर। ठीक है, गिरावट में खरीदारी करें, नहीं भी कर रहे हैं इन लेवल्स के, इसे अगले 18 महीने में 25% का अपसाइड नजर आता है। गिरावट में और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो चलेगा, तो किसी भी कमजोरी में इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। ये सब फंडामेंटल कॉल्स आती हुई कंपनीज में, इन सब में वो अपसाइड ट्रिगर, क्योंकि हमें आपको पता नहीं है सरकार किसको मिल्क करने की कोशिश करेगी, किससे स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट आएगा, किससे कितना बायबैक का अनाउंसमेंट आ सकता है, तो वो अलग से ट्रिगर बनेंगे। हम फंडामेंटल्स पे इन कंपनीज को इस समय उतार रहे हैं, गॉज कर रहे हैं, और राइट्स भी खरीदारी करने का मन, 330 तक के टारगेट्स। अच्छा, इसी कड़ी में आगे एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है, वो है NBCC। अब इस स्टॉक ने, मैं रिसेंटली क्लोजली ट्रैक करा है तो इसलिए बता रहा हूं, 2014, 15, 16, 17 हर साल पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। इकलौता ऐसी सरकारी कंपनी थी जो गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखा रही थी, पर 2018 सब बदल गया।
128 130 का माल आधे से ज्यादा पिट गया, और अब ये अपने साल के लोज के आसपास कामकाज कर रही है। 73-74% सरकार का हिस्सा, और इसकी बैलेंस शीट में भी FY18 के एंड में 2,500 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ था। गौरांग सर, एनबीसीसी, अच्छा ये वो सरकारी कंपनी थी जो सबके पोर्टफोलियो में आने शुरू हो चुकी थी, इस तरह का आउट परफॉर्मेंस था, पर एक शॉकर था पिछला फाइनेंशियल ईयर, कह लें पिछला कैलेंडर ईयर मेरे लिए। अब कॉल क्या होगा सर? तो यहाँ पर भी हमने खरीदारी का जो हमारी कवायद है उसको बरकरार रखा है। हाँ। कुछ मापदंड में अगर आप देखें आशीष, तो काबिलियत, तजुर्बा, नतीजों के आधार पर कामकाज को और आगे लेके जाने के लिए, और जो ऑर्डर है उसको सकारात्मक तरीके से जमीनी स्तर पर उतार करके काम करने, ये सभी मापदंड में अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया सरकारी कंपनी और कोई भी नहीं है। जहां तक बांध काम का सवाल है, और बांध काम सिर्फ बिल्डिंग बनाने में नहीं, ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है, बाकी अन्य कारोबार से जुड़ी हुई है। एक दिक्कत सिर्फ ये है कि चुनावी माहौल में आशीष, सरकार के तरफ से किसी भी तरह की अप्रूवल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब से लेकर के आने वाले 4-5-6 महीने तक मेरे ख्याल से नतीजों के आधार पर नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो सकती है, लेकिन जब ये माहौल बीत जाएगा और जब निर्णायक तरीके से ये पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है, कौन कहाँ बैठ रहा है, कहाँ नहीं बैठ रहा है, तो इस कंपनी को एग्जीक्यूशन को लेकर के मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सरकार किसकी भी बने, मेरे ख्याल से जमीनी स्तर पर काम करना ही होगा, और नए नए ढांचे को खड़ा करना होगा, और पुराने ढांचे को सुधार करके नए ढांचे का रूप देना होगा। ओके। इस सभी मापदंड में देखता हूं तो मेरे ख्याल से 115 का लक्ष्य लंबी अवधि के बिल्कुल बनता है। अरे वाह, 85% का अपसाइड। अच्छा गौरांग सर, बाकी सब तो ठीक, एक नया वर्ड आपने आज बताया, बांध काम, ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कह रहे हो ना आप? बिल्कुल। आप सही, आपकी हिंदी, आपके चरण कहाँ है? गजब गजब हिंदी आपकी यार। अच्छा क्विकली मयूरेश, एक और स्टॉक लेना चाहूंगा, उसके बाद ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जिन डेवलपमेंट जहां पर रिपोर्ट हो गए उन स्टॉक्स की करेंगे बातचीत। अच्छा मॉइल, मयूरेश, इंटरेस्टिंग कंपनी सरकारी, और इसमें तो खैर भारत सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार का भी स्टेक है। तो सिर्फ भारत सरकार का जो हिस्सा है वो बता देता हूं आपको, 56% का है जो आपकी स्क्रीन पर। 2140 करोड़ रुपए का कैश इस कंपनी की बुक्स पर है इंटरेस्टिंग मैंगनीज ओर के स्पेस में कंपनी ना। मयूरेश, कॉल क्या होगा मॉइल पर? फिलहाल आशीष जी, आई थिंक एक होल्ड का कॉल होगा, क्योंकि जैसे पिछले तिमाही के नतीजे आए थे, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे रियलाइजेशंस पे। 10,590 करोड़ प्रति टन पे आई थिंक रियलाइजेशंस आए थे। उन्होंने प्राइस हाइक्स हाल लिए हैं पिछले 2 महीनों में, 5%, 10%, जो Q3 नंबर्स में आई थिंक रिफ्लेक्ट होना चाहिए एंड ऑनवर्ड्स। जहां तक आई थिंक इनकी टोटल माइन रिजर्व है, आई थिंक टोटल माइन रिजर्व इज ऑलमोस्ट 88 मिलियन ऑड टन्स, और जो प्रूवन रिजर्व्स हैं आई थिंक वो 44 मिलियन ऑड टन्स है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ढांचे में रखते हैं कंपनी को, स्पेसिफिकली आई थिंक मैंगनीज और फेरो मैंगनीज ओर के फील्ड में। स्टील डिमांड पे आई थिंक काफी निर्भर होता है इनका आई थिंक प्रदर्शन और परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टील डिमांड, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक स्टील डिमांड, इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल फैक्टर गोइंग अहेड। और वॉल्यूम ग्रोथ जहां तक आई थिंक रहती है, आई थिंक अराउंड 1.2-1.3 MT इज व्हाट द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग। तो मुझे लगता है कि एक स्लो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट वॉल्यूम में देखी जाएगी। रियलाइजेशंस कैसे पैन आउट होते हैं, आई थिंक ये नियर टर्म अर्निंग्स पे इंपैक्ट जरूर ला सकते हैं, बट डिविडेंड यील्ड 2 और 3% के बीच में जैसे आई थिंक काफी सरकारी कंपनियों की होती है, विच आर कैश रिच, और कहीं ना कहीं आई थिंक फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव एक स्टेडी अर्नर भी रहेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो निवेशकों के पास आई थिंक एक क्लियर होल्ड है। मेरे ख्याल होल्ड है मॉइल इस समय, होल्ड। मैं यहाँ पे क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अब तक ये वो पॉसिबिलिटीज वाले स्टॉक्स थे जहां पे कोई अनाउंसमेंट आए, पर हाल फिलहाल आपने सुना होगा जो बोर्ड बैठकें हुई उसमें NMDC, ONGC ने बायबैक की घोषणा करी, और एक सरकार ने मास्टर स्ट्रोक और खेला, REC और PFC वाला, कि REC में सरकार का स्टेक PFC एक्वायर करेगा। पहले तो बड़ा कंफ्यूजन था, ये खरीदेगा कि वो खरीदेगा, इवेंचुअली डील अनाउंस हो गई है। वो जब पैसा आएगा सरकार के पास तो इस बार का डिसइन्वेस्टमेंट से जो रकम जुटाई है वो बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए पहुंची। वो सरकारी कंपनी जो धन बरसाने वाली है। अच्छा, अब तक हम जो एंटिसिपेशन था उस पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन कुछ कंपनियों ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिए हैं। गौरांग सर, उनमें से 2 जो सबसे लेटेस्ट है उनकी बात करूंगा। NMDC 8 जनवरी बायबैक का अनाउंसमेंट करा, 98 रुपीज पर 10.2 करोड़ शेयर्स का। ONGC 20 दिसंबर पिछले महीने के एंड में ही अनाउंसमेंट आया, 25.5 करोड़ शेयर्स 159 के लेवल्स पर ये बायबैक करेंगे। इन दोनों स्टॉक्स पे कॉल क्या होगा सर? तो NMDC पर उछाल पर बिकवाली की राय है बुनियादी तौर पर भी अगर आप देखने जाए तो, और उभरना बहुत मुश्किल है।
उसके बनस्पत ओएनजीसी में अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से कुदरती भंडार है ऑयल और गैस के, जहां पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी शुरू होगी अंडर रिवाइज्ड एनईएलपी पॉलिसी, उसको देखते हुए हमने लक्ष्य हमारा 210 के बनाकर रखा है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी खरीदे, एनएमडीसी में बिकवाली करने के मौके या फिर उस स्टॉक से आसान शब्दों में आप दूर रहें, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। ओएनजीसी लेकिन यहां से अच्छे अपसाइड दे सकता है। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग डील जो मैंने कही थी, पहले वो ओएनजीसी और एचपीसीएल की हुई थी, वैसे ही एक और मास्टर स्ट्रोक सरकार ने खेला। सरप्राइजिंग था ये, पीएफसी और आरईसी के साथ। और पहले तो ये खरीदेगा उसको या वो खरीदेगा उसको, ये कंफ्यूजन था। फाइनली पीएफसी खरीदेगा आरईसी में सरकार का जो 52-53% स्टेक है। मयूरेश, क्या कॉल होगा इन स्टॉक्स पर? तो आशीष जी, आई थिंक स्पेसिफिकली जो अनाउंसमेंट हुई और जो कंफ्यूजन अभी दूर हुआ है, आई थिंक पीएफसी की लेवरेज डेफिनेटली बढ़ेगी बैलेंस शीट पे इन टर्म्स ऑफ द बाय आउट ऑफ 15,000 करोड़। पर जहां तक सिनर्जीज बिल्ट इन हो सकती है तो आई थिंक काफी सिनर्जीज बिल्ट इन हो सकती है, क्योंकि पीएफसी में ट्रांसमिशन का धंधा काफी आई थिंक हद तक एक मेजोरिटी डोमिनेट करता है। आरईसी के लिए आई थिंक इट्स द जनरेशन बिजनेस विच प्रॉब्ली जनरेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चंक। जहां तक आई थिंक प्राइवेट सेक्टर का सवाल रहा है, आई थिंक 13 और 15% इज द रिस्पेक्टिव होल्डिंग ऑफ प्राइवेट एंटिटीज और प्रोविजनिंग अच्छी खासी कर ली है। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एडवांसेस ग्रोथ इटसेल्फ, अगले 5 वर्षों का एडवांसेस ग्रोथ ले पीएफसी हैज ग्रोन एट 10%, आरईसी एट 12%, और इनकी एसेट साइज इज ऑलमोस्ट 2.79 लाख करोड़ फॉर पीएफसी, 2.39 लाख करोड़ फॉर आरईसी। तो आई थिंक सिनर्जीज डेफिनेटली आएंगी। प्राइस टू बुक कंपैरिजन पे काफी अट्रैक्टिव है। हालांकि आई थिंक लोन ग्रोथ कैसे बिल्टअप होती है अगले कुछ तिमाहियों में इंटरेस्टिंग होगा। इन्वेस्टर्स शायद ये स्टॉक्स में स्टक होंगे हायर प्राइसेस पे, बट आई थिंक उम्मीद न छोड़े। मेरे हिसाब से आई थिंक एज द सिनर्जीज प्ले थ्रू, आई थिंक वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों पे आई थिंक इमर्ज होने लगेंगे अगले कुछ तिमाहियों में। तो बिल्कुल होल्ड की राय होगी दोनों स्टॉक्स में। ठीक बात। तो चलिए शो खत्म करता हूं। ये वो तमाम पीएसयूज थे जो आज रडार पे थे नवरत्न धन पायों में। गौरांग और मयूरेश, आप दोनों का धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं। कल वो एक इंटरेस्टिंग मूवी आने वाली है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसी के इर्द गिर्द कोई और इंटरेस्टिंग शो लेकर आऊंगा कल।